हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रोफाइन बाई गोपिका अग्रवाल। तो चैप्टर 5 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एडी करेंट्स के बारे में और अपने ये क्या हमारा एनर्जी कंसिग्रेशन होता है, लेंस लॉ, फैराडे लॉ, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली अभी इनको अगर हम लोग एक टर्म्स में लिखना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, तो उसके लिए हम लोग आते हैं अपने इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन पे, है ना। हम लोग ने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लिया, लेकिन अब इंडक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और एसी जनरेटर, जो कि इन दोनों का एग्जाम्पल है और एक डिवाइस भी है जिसमें ये दोनों फिनोमिनाज आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? जो इंडक्शन होता है उसकी वजह से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको अगर हम लोग किसी टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। तो ये हमें पता है कि अगर हमारा फ्लक्स चेंज होता है तो बेसिकली क्या होता है, हमारा फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट मीन्स अगर हम लिखते हैं वी नो दैट कि इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अब ये फ्लक्स कैसे होता है? फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। करंट चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स जो होता है बेसिकली जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इफ ज्योमेट्री ऑफ कॉइल डज नॉट वेरी विथ टाइम, देन अगर मतलब कॉइल की ज्योमेट्री, मतलब कॉइल की जो शेप है, टाइम के संग वेरी ना करे, तो हम ये लिख सकते हैं कि डी फाई बाई डी टी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें हमारा कॉइल की ज्योमेट्री और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, अगर तो अब ये तो बात हुई प्रोपोर्शनलिटी की। हमारी ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हमें हटानी है तो अगर हम ये बोलें कि अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी? ये जो हमारा फ्लक्स था, जो हमने लिखा फाई, ये हमारा 1 टर्न के लिए था, फॉर सिंगल टर्न। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि n फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटाएंगे तो n फाई इज इक्वल टू हो जाएगा l इंटू आई। तो जहाँ पे l को हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस ऑफ कॉइल और सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, यही इंडक्टेंस होता है और यही हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है। दोनों चीज़ एक ही होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। इसकी यूनिट हम लोग देखिए, इसकी जो होती है वो होती है 1 हेनरी। यूनिट क्या होती है इसकी? 1 हेनरी। ठीक, तो 1 हेनरी का अगर हम निकालें कितनी आएगी, तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि तो कॉस की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो यहाँ हमने लिखा फाई, हमको यहाँ पे अगर इसकी 1 हेनरी को किसके बराबर लिखेंगे, देखिए इसको यहाँ पे देखिए कि फाई इज इक्वल टू हमने लिखा एल आई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो एल की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ बी और यूनिट ऑफ ए अपॉन यूनिट ऑफ आई। ठीक है, तो क्या होगी? देखो बी की यूनिट क्या होगी? टेस्ला। ए की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। और आई की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि 1 हेनरी इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। तो ये होती है किसकी यूनिट? इंडक्टेंस की, यानी कि एल की यूनिट होती है 1 हेनरी। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन भी सेम हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं कि क्या होगा कि फाई इज इक्वल टू हमने लिखा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई की यूनिट क्या हो गई? ये फाई का फॉर्मूला क्या हो गया? एल आई। यहाँ लिखा हमने बी ए कॉस थीटा। तो एल का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ आई। ठीक है, देखिए बी की डायमेंशन अगर याद हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बी की डायमेंशन आप इससे भी निकाल सकते हैं
कि हमको ये पता है फॉर बी एफ इज इक्वल टू हमारा होता है बी आई एल, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बी की डायमेंशन निकाल सकते हैं तो बी की डायमेंशन हमारी क्या होगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ करेंट और डायमेंशन ऑफ एल। तो इसको आप यहाँ रख सकते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ रख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने डायमेंशन ऑफ एल लिखा, हमने यहाँ पे एल लेंथ है, यहाँ पे एल हमारा इंडक्टेंस, इसको आप स्मॉल एल कर दीजिए, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एल क्या होगा, यहाँ पे हमने बी की जगह पे रखा हमारा क्या एफ, ये तो नीचे आ जाएगा तो ए यहाँ पे ऐसे रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे नीचे रखा हमने आई स्मॉल एल, और ये जो आई पहले से था ये बस सबकी रख दीजिए। फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, ए का क्या होगा एल टू, ठीक है। आई स्क्वायर यानी कि एम्पियर स्क्वायर, और टी एल का हो गया एल, तो एल से ये गया कैंसिल, तो ये आपका बचा एम एल टी माइनस टू, और ऊपर जाएगा ए माइनस टू, एल टू हो जाएगा ना, एल इंटू एल टू ए माइनस टू, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन किसका आ गया, इंडक्टेंस का। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट और डायमेंशन। तो आपने इस टॉपिक में पढ़ा कि होता क्या है बेसिकली, कि पहले हमने पढ़ा इंडक्शन क्या है, कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो उस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस, हमें यहाँ देखा कि एल इज़ नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो ये होता क्या है बेसिकली, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखिए एक सिंपल सी बात है, ये बताइए जैसे कि हम लोग जब ट्रेन में बैठते हैं या किसी मूविंग व्हीकल में हम लोग बैठते हैं, तो जब भी आप ट्रेन से स्टेशन पे उतरते हो तो आप थोड़ी दूर तक आके भागते चले जाते हो, फिर आप स्टॉप होते हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी अगर आप सोचो, कभी आप ऐसा ट्राई करके देखो कि आप किसी व्हीकल से उतरो और उतरते ही बस सीधे खड़े हो जाओ स्ट्रेट फोर्सफुली, तो देन यू विल फॉल डाउन, आप गिर जाओगे। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में जो इनर्शिया है वो अभी मूविंग से रेस्ट पे नहीं आई है, मतलब वो जो इनर्शिया है वो आपको इंस्टेंटली रुकने के लिए रोक रही है, वो थोड़ी देर बाद आपको रोकेगी, तो थोड़ा सा आप आगे चलते हो जाओगे, देन यू विल स्टॉप। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्यों, वो जैसे आप रुके हुए हो, बस में बैठे हो, यू आर सिटिंग देयर राइट, बस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, फिर क्या होगा जैसे ही बस स्टार्ट होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी पीछे की तरफ पुश होगी। ये बहुत जनरल एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी की इनर्शिया जो है वो रेस्ट पे है, उसको मूवमेंट में आने में थोड़ा सा टाइम लैग लगा, तो उसने आपको पीछे की तरफ पुश कर दिया, ठीक है। तो यही इनर्शिया का क्या रोल होता है, किसी भी चीज़ को सडन ना करके वो धीरे धीरे करती है। अगर आप रुके हुए हो तो धीरे से आपको मूव करेगी, इफ़ यू आर मूविंग नहीं, आप तुरंत स्टॉप नहीं होगे, इट विल टेक टाइम। तो इंडक्टेंस को हम लोग बेसिकली इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसका भी यही काम होता है कि अगर वोल्टेज आपने ज़ीरो कर दिया, जैसे आपने स्विच ऑन ऑफ किया, तो जो पंखा है क्या वो आपके ऑफ करते ही बंद हो जाता है, नहीं ना, वो थोड़ी देर घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, फिर धीरे से स्टॉप होता है। तो वो तो उसकी फ़ैन की इनर्शिया हो गई मैकेनिकल वाली जो हमारी बॉडी में थी। अब अगर जैसे मानो आप बल्ब बन गया, तो क्या बल्ब की रोशनी तुरंत ख़त्म हो जाती है, नहीं, थोड़ी देर बाद ख़त्म होती है। उसको हम किसकी वजह से होता है, इंडक्टेंस की वजह से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो काम ये सब चीज़ें होती हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी में होती है, कि इसको रीड आउट करते हैं जो भी हमने समझा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ करंट को चेंज करने में जो अपोज करे, मतलब करंट अगर फ्लो नहीं कर रही है और आप उसको फ्लो कराना चाहते हैं, तो ये उसको रोकेगा, थोड़ी देर बाद फ्लो करेगी बट थोड़ी देर
बात फ्लो करेगी। करंट को आप ज़ीरो करना चाहते हैं, लेकिन इंडक्टर क्या करेगा, करंट को जब आप ज़ीरो करना चाहेंगे तब नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसको हम लोग, इसकी वजह से ये क्यों होता है, क्योंकि वो अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है जो उसको इस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये आपका वोल्टेज है, अब यहाँ पे आपका वोल्टेज ज़ीरो है, तो यहाँ पे करंट आपकी ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ थोड़ी सी करंट आपको मिलेगी। ठीक है, या यूँ कर लीजिए जैसे यहाँ से वोल्टेज आपका शुरू हुआ तो करंट थोड़ी बाद शुरू होगी, लाइक दिस। ठीक है, तो ये लैगिंग आ गई। ये किसकी वजह से आती है, इंडक्टर की वजह से। ठीक है, ये तो इसलिए इंडक्टर को हम लोग बोलते हैं कि इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या लिखा है, देखो, व्हेन द करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑन, it opposes the growth of the current. It opposes the growth of the current, and when the current is switched off, the self induction opposes the decay of the current. जो मैंने बोला वही लिखा है कि जब हम लोग ऑन करते हैं तो ये ग्रोथ को अपोज करेगा, जब हम लोग ऑफ करते हैं तो ये जीरो आने पे अपोज करेगा। तो सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसका हम लोग कोफिशिएंट देख लेते हैं कि एल की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एल की हमने यूनिट देख ली, सब कुछ देख लिया। अब हम लोग एल की वैल्यू देखेंगे कि एल की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि अगर मान लो कोई कॉइल है, ठीक है, उसमें ये हमारा सोर्स लगा हुआ है, इसमें टर्न्स है आपके एन, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक है, तो जब आई की वजह से जो इसमें फ्लक्स लिंक हुआ वो क्या हुआ, फाई बी। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या होगा, एक टर्न के लिए अगर फाई बी है तो टोटल फ्लक्स कितना हो, एन फाई बी। ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना हो, एन फाई बी। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, हम जानते हैं किसके, करंट के। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा, एल इंटू आई। ठीक है, ये आया, तो ये हमारा एल क्या होगा, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, अब ये देखिए एल की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, क्या आएगा, एन फाई बी अपॉन आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्लियर। तो जहाँ पे हमें लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, तो ये हमारी आ गई एल की वैल्यू, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस और सिंपली इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो अब इसमें हम लोग केस बनाते हैं कि अगर आई की वैल्यू हमारी 1 है तो क्या होगा, देखो एल इज इक्वल टू क्या था, एन फाई अपॉन आई। अब आई की वैल्यू अगर 1 है तो क्या आएगा एल की वैल्यू, एल इज इक्वल टू एन इंटू फाई फॉर आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, देन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज द टोटल फ्लक्स लिंक इन द कॉइल। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, देन द कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल is numerically equal to the number of magnetic flux linkages with the coil when the unit current is flowing through the coil। ठीक है, ये हमने लिखा, यही हमने बना दिया। अब हम ये जानते हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है, एन डी वाई बाई डी टी होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अभी बता दें ना, डी वाई बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी भी तो लिख सकते हैं। यहाँ एक काम करो कि माइनस ये बाहर रखो, एन को अंदर ले जाओ। ठीक है, तो एन फाई की वैल्यू क्या होती है, एल इंटू आई। एन फाई की वैल्यू क्या हुई, एल इंटू आई। तो ई इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, माइनस डी, यहाँ रखा एल आई अपॉन डी टी, एल बाहर आ गया तो क्या होगा, है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये आ गई इसकी वैल्यू, ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, आप अगर हम डी आई बाई डी टी को 1 के इक्वल कर दें तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई। तो इसमें क्या लिखा है, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ, numerically equal to the EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is unity। rate of change of current in the coil is unity। ठीक है, तो यहाँ से हमको L की एक और वैल्यू मिल जाती है,
इधर ही से, इधर से क्वेश्चन से देखिए क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई हमें। ठीक, तो ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।